नमस्कार, होमिल टीवी भारत में स्वागत। उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन सदन में जोरदार हंगामा देखने को मिला। विपक्ष के विरोध और नारेबाजी के बीच योगी सरकार ने 59,019.54 करोड़ रुपए का अनुरूप बजट पेश किया और लगातार हंगामे के चलते विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही के कल तक के लिए स्थगित कर दी गई और सदन की कार्रवाई समाप्त होने के बाद हॉर्नबिल टीवी के संवाददाता अब्बू तलहा ने उत्तर प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह से खास बातचीत की। आइए सुनते हैं विधानसभा में हुए हंगामे, अनुपूरक बजट और विपक्ष पे आरोपों पर मंत्री दयाशंकर सिंह ने क्या कहा। मंत्री दयाशंकर जी हमारे साथ हैं। सर, जिस तरह से आज सदन एक बार फिर से स्थगित हो गया, जो विपक्ष है वो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहा है, चंदा चोरी पर चर्चा की मांग कर रहा है, पर आज भी सदन नहीं चल पाया। विपक्ष के पास कोई सार्थक मुद्दा नहीं है। प्रदेश की जनता से जुड़े हुए कोई उनके पास जो है मुद्दा होता तो उनके लिए अवसर था अपनी बात को कहने के लिए, सरकार को बताने के लिए, लेकिन उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। इसलिए ऐसे विषयों पर वो सदन को जो है स्थगित करा रहे हैं कि जिसका सदन से कोई लेना देना नहीं है। ये चंदा चोरी की बात करते हैं। चंदा चोरी में 8 लोग जेल में बंद हैं। एसआईटी जांच कर रही है। सुप्रीम कोर्ट उस पर स्टे लगा रखा है। सुप्रीम कोर्ट के मार्गदर्शन में जांच चल रही है। उसमें सरकार का कोई नहीं है। सरकार ने एसआईटी गठन किया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में ये मामला विचाराधीन है। और जो लोग ये चंदा चोरी की बात करते हैं तो उन्होंने तो राम मंदिर बनने में कोई सहयोगी नहीं किया, न कोई चंदा दिया, बल्कि राम भक्तों पर गोली चलवाया और सरजू जी के पानी को लाल कर दिया राम भक्तों के खून से। और वो आज राम भक्त बनने की ढोंग रच रहे हैं। कभी दर्शन करने नहीं गए, चाहे वो समाजवादी पार्टी के नेता हों या उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष। पहले तो जाएं भगवान श्री राम के पास, उनसे प्रायश्चित के लिए क्षमा मांगें कि और उसके बाद जो है फिर राम के बारे में चर्चा करें। अखिलेश यादव लगातार कह रहे हैं पीडीओ का अपमान, पीडीए जो है उसको लेकर अपमान किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी कभी पीडीए के साथ नहीं खड़ी है। वो जो पीडीए ला रहे हैं वो कहीं ना कहीं 2027 के चुनाव में साबित होगा। उनके पीडीए उनके घर में है, उनके बिरादरी के भी लोग उनके घर के लोग को ही है, लेकिन उन्हीं के बिरादरी का मोहन यादव भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री हैं और समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बनने का सपना नहीं देख सकता, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का सपना नहीं दे सकता। तो उस पीडीए की बात करते हैं। कहीं पीडीए है तो भारतीय जनता पार्टी में है कि ये चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, एक सामान्य कार्यकर्ता मोहन यादव मुख्यमंत्री बन सकता है, लेकिन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ये सपना भी नहीं देख सकता कि मुख्यमंत्री बन जाऊं या राष्ट्रीय अध्यक्ष बनूं। तो किस पीडीए की बात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, ये मंत्री दयाशंकर सिंह जी थे जिन्होंने साफ तौर से बताया कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है और यही वजह है कि विपक्ष लगातार सदन को चलने नहीं दे रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ मैं अबू तलहा, हॉर्नबिल टीवी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विधानसभा के मानसून सत्र से पहले आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि यहां सत्र प्रदेश के विकास और जनहित से जुड़े हुए कई महत्वपूर्ण विषय पर के लिए बेहद अहम है और उन्होंने उम्मीद जताई है कि सभी के दल सकारात्मक सोच के साथ सदन की कार्रवाई में भाग लेंगे और जनता से जुड़े मुद्दों पर सार्थक चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ प्रदेश के विकास, सुशासन और जन कल्याण के लिए कार्य कर रही है और उन्होंने विपक्ष से लोकतांत्रिक परंपराओं का सम्मान करते हुए सदन की गरिमा बनाए रखने और स्वस्थ बहस से भाग लेने की अपील की। और योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार हर रचनात्मक और सुझाव का स्वागत करेगी और प्रदेश के हित में लिए जाने वाले निर्णय पर सदन विस्तार से चर्चा के लिए तैयार है। ये वही लोग हैं जिन्होंने अयोध्या में से राम जन्मभूमि पर जब 2024 में जनवरी 2024 में 22 जनवरी 2024 जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में 500 वर्षों के बाद श्री राम जन्मभूमि पर प्रभु श्री राम की रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का समारोह हो रहा था,
उस कार्यक्रम में आमंत्रण के बावजूद ये लोग नहीं गए। ये लोग उन मुद्दों पर सदैव मौन बने रहे। लेकिन आज ये आस्था की बात करते हैं। जो प्रभु राम और प्रभु कृष्ण को के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा कर चुके हैं, वे आज आस्था की बात करते हैं। जो राम भक्तों से अयोध्या की गलियों को लहूलुहान कर चुके हैं, वे आज आस्था की बात करते हैं। और इन लोगों का आचरण आश्चर्यचकित यानी आश्चर्यजनक है कि ये लोग आज आस्था की चर्चा वे लोग कर रहे हैं जो लगातार इन मुद्दों को लेकर के हिंदुओं को और भारत की सनातन परंपरा को कटघरे में खड़ा करते रहे हैं। आज सदन में इनका यह आचरण आप सबने भी देखा है, किस तरीके से अध्यक्ष पीठ की अवमानना समाजवादी पार्टी के सदस्यों के द्वारा किया गया। वे चर्चा से भागना चाहते हैं, जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं। ऐसे मुद्दे पे उठा करके माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे हैं, जिन मुद्दों का सदन से लेना देना नहीं था, लेकिन फिर भी दूध का दूध और पानी का पानी हो, इसको लेकर के जब अध्यक्ष पीठ ने अपनी व्यवस्था दी तो उसको मानने को तैयार भी नहीं। भाई, सदन चर्चा का विषय होता है, एक संवाद होता है, समीक्षा होती है, एक परिणाम पे हम लोग पहुंचते हैं। ये लोग उन मुद्दों पे चर्चा नहीं कराना चाहते हैं, केवल माहौल खराब करके जनहित से जुड़े हुए मुद्दों को डाइल्यूट करना चाहते हैं। और इसीलिए इन्होंने पूरे सदन की कार्रवाई को भी बाधित करने का प्रयास किया। अध्यक्ष पीठ की भी अवमानना करके पूरे माहौल को तनावपूर्ण बनाने का कुत्सित प्रयास इनके द्वारा आज विधानसभा के अंदर किया गया है। मित्रों, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का यह आचरण उत्तर प्रदेश के साथ साथ सनातन धर्मावलंबियों का अपमान भी है, 25 करोड़ जनता के हितों पर कुठाराघात भी है। पिछले 9 वर्ष में एनडीए की डबल इंजन सरकार ने उत्तर प्रदेश के जिस परसेप्शन को बदलने में सफलता प्राप्त। दिल्ली में मीडिया से बातचीत के दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने अरविंद केजरीवाल के E20 पेट्रोल विरोध पर अभियान के भ्रामक और तथ्यों से परे बताया। उन्होंने कहा कि इथेनॉल उत्पादन किसानों और विशेषकर मक्का और गन्ना उत्पादकों के लिए आय बढ़ाने का माध्यम है और इसके खिलाफ चलाया जा रहा अभियान किसानों के हितों के विपरीत है। तरुण चुग ने आरोप लगाया कि विपक्ष का यह अभियान वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित नहीं है, इसके उद्देश्य केवल भ्रम फैलाना है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार किसानों की आय बढ़ाने और हरित ईंधन को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम कर रही है। पंजाब कांग्रेस में चल रहे नेतृत्व विवाद पर भी उन्होंने कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि पार्टी आंतरिक कलह से जूझ रही है और उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस अपने ही नेताओं से जुड़े गंभीर मुद्दों पर जवाब देने से बच रही है और जनता के मुद्दों से उसका ध्यान भटक गया है। बेतुका बेत मर्जी का उनका वो अभियान है, कोई लॉजिक नहीं है, कोई जानकारी नहीं है उन्हें, कोई उनकी बातें साइंटिफिक नहीं है, जबकि साइंटिफिक तरीके के साथ सब चीजें की गई हैं और उनका ये व्यवहार भारत के किसानों का विरोध है। इथेनॉल यानी भारत के किसानों की प्रोटेक्शन, इथेनॉल यानी पंजाब के किसानों के द्वारा जो मक्का है, जो गन्ना है, उसका वो विरोध कर रहे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है, एक भी कंप्लेंट नहीं है देश में। उनका ये अभियान सुओ मोटो अभियान है सर। और भ्रमक प्रचार। पंजाब कांग्रेस में उठापटक मची हुई, राजा वड़िंग कर रहे हैं कि वो इस्तीफा नहीं देंगे, हाईकमान चाहे तो हटा दे। ऐसा है कि अभी तक हाईकमान यही नहीं बता पाई कि एससी के साथ दुर्व्यवहार की बात उनके प्रदेश के खुद पूर्व मुख्यमंत्री कर चुके हैं। कांग्रेस पार्टी इस पर अपना स्पष्टीकरण नहीं दे पा रही। पटना में मीडिया से बातचीत के दौरान बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में प्रशांत किशोर की जीत पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि लोकतंत्र में जनता का फैसला सर्वोपरि होता है और सभी दलों
को उसका सम्मान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि एक उपचुनाव के नतीजों को पूरे राजनीतिक परिदृश्य का संकेत नहीं माना जा सकता और सरकार विकास और जन कल्याण के एजेंडे पर काम कर रही है तथा जनता के विश्वास के साथ आगे बढ़ रही है। मंत्री श्रवण कुमार ने विपक्षी नेताओं के बयानों पर भी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि चुनाव परिणामों पर राजनीतिक दल अपनी अपनी व्याख्या कर सकते हैं, लेकिन अंतिम निर्णय जनता का होता है। उन्होंने विश्वास जताया कि सरकार विकास कार्यों और जनहित की योजनाओं के दम पर आगे की जनता का समर्थन प्राप्त करेगी। जनता का जो जनादेश है उसको सबको स्वीकार करना चाहिए और कल भी मैंने कहा था कि जनता का जो जनादेश है उसको हम लोग स्वीकार करेंगे और हम लोगों ने स्वीकार किया है। लेकिन आशा के विपरीत यह रिजल्ट देखने को मिल रहा है। इसकी समीक्षा की जाएगी और जीडी भी समीक्षा करेगी, सब दल अपना अपना समीक्षा करेगी और उसके साथ साथ एनडीए भी समीक्षा करेगी और आगे समीक्षा के बाद क्या करना है, किस तरह से चलना है, किस तरह से काम करना है, इसके बारे में निर्णय लिया जाएगा। क्या कहीं चूक हो रही रणनीति में? देखिए, जनता महान है। जनता जो निर्णय ले लेती है उस पर बहुत टिक्का टिप्पणी करने की गुंजाइश नहीं बनती है। और कुछ सरकार ये पहली बार कोई चुनाव नहीं हारी है। 2018 में उत्तर प्रदेश में योगी जी जिस सीट को खाली किया था गोरखपुर की सीट भाजपा हारी थी। तो हारने से ऐसा नहीं है कि ये 2030 का रिजल्ट है। 2030 अभी दूर है, लेकिन इतनी बात मैं कह सकता हूँ कि जो हम लोगों ने काम किया है हर व्यक्ति के लिए, हर परिवार के लिए, हर जाति के लिए, हर धर्म के लिए, अब चूक कहाँ हुई है ये तो जब समीक्षा करेंगे तब पता चलेगा। हम लोग किसी को, किसी समाज का, किसी जाति, किसी धर्म का तिरस्कार नहीं किया है, सबके लिए काम किया है। जिन लोगों ने हमारी मदद की है, एनडीए को वोट दिया है, उनके लिए भी काम किया है और वही काम जो हम लोगों को वोट नहीं दिया है या हम लोग को हराने में लगते हैं उनके लिए भी काम किया है। ऐसी पारदर्शी सरकार तो देश में होना मुश्किल का काम है। बिल्कुल पारदर्शी तरीके से सब लोगों को सम्मान किया है, बिहारियों का सम्मान किया है, एक एक स्त्री, पुरुष, छात्र, नौजवान सबका सम्मान किया है। कहीं चूक हुआ है तो उसकी समीक्षा होगी। क्या नीतीश कुमार का हटना एक कारण हो सकता है? क्या लग रहा है जनता में एक मैसेज गया? अब तो हार होने के बाद कई तरह के कारण ढूंढे जा रहे हैं। आसाम के नगांव जिले के कटिमारी स्थित सीआरपीएफ कैंप में सोमवार सुबह गोलीबारी की घटना में हड़कंप मच गया है। पुलिस के अनुसार एक सीआरपीएफ जवान ने कथित तौर पर अपने साथियों पर गोली चला दी, जिसमें 3 जवानों की मौत हो गई और एक अन्य जवान घायल हो गया और घायल जवान को इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। और घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे तथा जांच शुरू कर दी है और अधिकारियों ने बताया कि मामले की सभी परिस्थितियों की जांच की जा रही है तथा आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल घटना के कारणों का पता लगाने के लिए विस्तृत जांच जारी है और अधिकारियों ने कहा है कि जांच पूरी होने के बाद ही पूरे घटनाक्रम की स्पष्ट जानकारी सामने आएगी। 34 बटालियन में कातिमा में एक इंसिडेंट हुआ, फायरिंग हुआ है, क्या मतलब? तो सुबह 7:30 बजे हमको इन्फॉर्मेशन आया था कि कातिमारी जहाँ सीआरपीएफ का कैंप है उधर फायरिंग इंसिडेंट हुआ है। तो इमीडिएटली हमने उधर गया, तो उधर जाके पता चला कि एक बल्लामी परम्बरम बोल के एक एएसआई था, वो कुछ समय से डिप्रेशन में था। वो फायरिंग किया है और फायरिंग करके एक एएसआई, 1 एएसआई, एक एसआई और एक हवलदार को मार दिया और एक इंजर्ड है। 3 का मौत हो, 3 डेथ हो गया है ऑलरेडी। एक 1 इंजर्ड है, उसको जीएमसी में शिफ्ट कर दिया। So to the 34 battalion में took incidents of firing. What do you want to say about it? Today at around 7:30 a.m. We have gotten information from our PCR that a firing incident took place at 34 battalion at Katimari. Immediately, a team of police personnel including me rushed to the spot.
Upon inquiry, it is learned that one Palambu Perabaram ASI, he opened fire and 4 casualties are there. 2 of them died on the spot, 1 died at the hospital, and 1 injured person is shifted to the GMCH Guwahati. Upon inquiry, it is also learned that the person was under influence of alcohol and he was under depression. क्या पता चला है? अच्छा, सुबह 7:30 बजे हमको इन्फॉर्मेशन मिला था कि काटीमारी का आर्मी कैंप में एक CRPF कैंप में एक फायरिंग इंसिडेंट हुआ है। तो इमीडिएटली हमने उधर रश किया, उधर जाके देखा कि एक ASI है बल्लानी पेरम्बरम, वो 3 आदमी को मतलब जवान को वो मार दिया और एक को इंजर किया है। तो इंक्वायरी के बाद पता चला कि वो बल्लानी पेरम्बरम वो डिप्रेशन में था और उनके पास आर्म्स इशू नहीं था। वो दूसरा के जो गार्ड में था, गार्ड से आर्म्स लेके वो फायरिंग कर दिया था। बाकी लोगों का 3 लोग जो मौत हो गए, अच्छा, उनका नाम है एक सेकेंड, SIGD रामनावल यादव, उसका देहांत हो चुका है। HCGD विष्णु प्रसाद बाघेल, वो भी डेथ हो चुका है। और जो सुइसाइड किया है वो बल्लानी पेरम्बरम है, उन्होंने मारा था सबको। और एक ASI माने गोविंद श्रीपति, वो अभी ट्रीटमेंट में है, GMC में शिफ्ट किया है उनको। असम के बाहर है, सब बाहर का है, असम। दिल्ली में मीडिया से बातचीत के दौरान केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने लोकसभा में जारी गतिरोध के लिए विपक्ष पर जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि संसद चर्चा का मंच है और विपक्ष को सदन की कार्यवाही बाधित करने के बजाय जनहित के मुद्दों पर बहस का हिस्सा लेना चाहिए। गिरिराज सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार की नीतियों के चलते देश में रोजगार के अवसर बढ़े हैं और EPF से जुड़े आंकड़े इस पर प्रमाण हैं। और उन्होंने दावा किया है कि बुनियादी ढांचे, नवनिर्माण और वस्त्र उद्योग में बड़े पैमाने पर निवेश का रोजगार और सृजन का बढ़ावा मिला है। और इथेनॉल मिश्रण नीति का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि यहाँ किसानों की आय बढ़ाने और ऊर्जा आत्मनिर्भरता और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था लगातार मजबूत बनी हुई है और सरकार विकास की गति बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। देखिए, एम्प्लॉयमेंट को अगर आप तकनीकी दृष्टि से देखें तो भारत सबसे अधिक एम्प्लॉयमेंट देने का काम किया है। EPFO नंबर हो, अनऑर्गेनाइज्ड का हो, अब मुझे टेक्सटाइल का ही अगर देखेंगे तो हमारे यहाँ सुइंग मशीन इंपोर्ट होता है, अभी तक आगे बढ़ने वाला है। तो जब हम एक मशीन जब हम देते हैं किसी को तो कपड़ा से लेकर के गारमेंट तक ये 1.8% लोगों को रोजगार देता है, ये रोजगार देता है। और वो 2 करोड़ से ऊपर मशीन आया है, यानी केवल टेक्सटाइल में 4 करोड़ से ज़्यादा का रोजगार मिला है। कोई रोजगार पर ऑथेंटिटी के साथ राहुल गांधी को हिम्मत नहीं है कि बात करें। आज दुनिया में आर्थिक मंदी रहा लेकिन भारत का GDP बढ़ते रहा। दुनिया हरिद्वार में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि कंवर यात्रा केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं बल्कि आस्था, सेवा और अनुशासन का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार, प्रशासन, धार्मिक संगठनों और जनप्रतिनिधियों के सहयोग से श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कंवर यात्रियों की स्वच्छता बनाए रखने और यातायात नियमों का पालन करने और प्रशासन के दिशा में निर्देशों का अनुसरण करने की अपील की। और उन्होंने कहा कि शिव भक्तों की सेवा करना भगवान शिव की सेवा के समान है और सरकार यात्रियों की हर संभव सुविधा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। और सांसद पप्पू यादव के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री धामी ने आरोप लगाया कि कुछ लोग सनातन परंपरा और श्रद्धालुओं की आस्था का बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रयास सफल नहीं होंगे और समाज आस्था का सम्मान करना जनता का है। चूंकि पप्पू यादव और पप्पू गैंग दोनों ही हमेशा ये सनातन का माहौल उड़ाने वाले, सनातन को बदनाम करने वाले और हमारे पूज्य संतगणों को, साधुओं को
जो धर्म की रक्षा के लिए अपना संपूर्ण जीवन लगाते हैं, सनातन के वाहक हैं, उन सबको बदनाम करना, ये इनकी मानसिकता दर्शाता है कि सनातन के प्रति इनका क्या भाव है। और ये इससे ज्यादा निकृष्टता कोई नहीं हो सकती है। मैं तो भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करूंगा कि पप्पू गैंग को भी और पप्पू यादव को भी भगवान जो है सद्बुद्धि दे, उनकी बुद्धि ठीक हो, जिससे कि ये इस प्रकार से हमारे जो धर्म की रक्षा के लिए भगवान ने जिनको ये जीवन दिया है, उनको इस प्रकार से जो है उनका कहीं न कहीं उनको एक तरह से बदनाम करने का काम या उनके ऊपर लांछन लगाने का काम कर रहे हैं। उनको भगवान सद्बुद्धि दे। राज्य के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में परीक्षा संबंधी मांगों को लेकर छात्रों का प्रदर्शन तीसरे दिन जारी रहा और छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो अपनी मांगों के समर्थन में लगातार तीसरे दिन अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे रहे और प्रदर्शन में बड़ी संख्या में छात्र शामिल हुए और सरकार से जल्द समाधान निकालने की मांग की। और प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना है कि उनकी परीक्षा में जुड़ी मांगों पर अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है और उन्होंने सरकार से जल्द वार्ता कर समस्याओं का समाधान करने और छात्रों के हित में उचित कदम उठाने की अपील की। और उधर छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने कहा है कि जब तक उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया जाता तब तक उनका आंदोलन और भूख हड़ताल जारी रहेगी। समर्थन करने पहुंचे छात्रों का? जी हाँ, बच्चों का समर्थन करने में पहुंचे हैं और प्रोटेस्ट में खुद भाग लेने के लिए भी यहाँ पे हम पहुंचे हुए हैं। अच्छा, तो क्या लगा कि बच्चों को जो सुबह का नाश्ता है या चाय है उन्हें देना चाहिए? क्या क्या मन में ऐसी इच्छा है? जैसे कि हम लोग झारखंड में रह रहे हैं और दिल्ली में अभी नीट का मुद्दा चला था, तो हम लोग वहाँ पे जाने में सक्षम नहीं हो सके। लेकिन बात है कि यहाँ झारखंड में हम लोग आंदोलन हो रहा है और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि हम लोग रांची में रह रहे हैं, तो हम लोग लगा कि अगर हम लोग रांची में रह करके अगर थोड़ा सा मदद कर दें तो शायद बहुत अच्छा बात होगा, तो हम लोग इसीलिए यहाँ पे मदद करने के लिए आए हैं। आप भी स्टूडेंट हो? जी हाँ। आपने भी देखा किस तरीके से जो हुई गड़बड़ियाँ कथित तौर पर बोली जा रही है, उसको लेकर क्या कहना चाहोगे? बच्चे को समर्थन करने की, छात्रों को समर्थन करने? हम ये बताना चाहते हैं कि सरकार जो कर रहे हैं वो हमें बताइए करना क्यों चाह रहे हैं ऐसा। हम ना अंग्रेज काल में है, ना मुगल काल में है, ना सल्तनत काल में। हम यहाँ पे स्वतंत्र हो गए हैं और स्वतंत्र होने के बाद भी हमें गुलामों, गिरमिटिया मजदूरों की तरह हम लोग को कुचला जा रहा है। ये कहना करना क्या चाह रहा है? अगर सरकार बोले कि हम लोग को ये चीजें नहीं कर। दिल्ली में मीडिया से बातचीत के दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने कहा है कि केंद्र सरकार रोजगार सृजन, किसानों की आय बढ़ाने और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया की रोजगार संबंधी प्रस्तुति का उल्लेख करते हुए सरकार की विभिन्न योजनाओं को युवाओं के लिए लाभकारी बताया। E20 ईंधन को लेकर अरविंद केजरीवाल के विरोध पर प्रतिक्रिया देते हुए तरुण चुग ने कहा है कि इथेनॉल मिश्रित ईंधन का एक वैज्ञानिक पहल है जिससे किसानों और पर्यावरण और की देश की अर्थव्यवस्था को लाभ होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि इस अभियान के विरोध किसान के हितों के खिलाफ है और तरुण चुग ने आम आदमी पार्टी के निशाना साधते हुए कहा है कि विपक्ष को जनहित के मुद्दों पर राजनीति करने के बजाय तथ्यों के आधार पर बात करना चाहिए। उन्होंने पंजाब में पेपर लीक मामले को लेकर भी आम आदमी पार्टी सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए। बेतुका मर्जी का उनका वो अभियान है, कोई लॉजिक नहीं है, कोई जानकारी नहीं है उन्हें, कोई उनकी बातें साइंटिफिक नहीं है, जबकि साइंटिफिक तरीके के साथ सब चीजें की गई हैं और उनका ये व्यवहार भारत के किसानों का विरोध है। इथेनॉल यानी भारत के किसानों की प्रोटेक्शन, इथेनॉल यानी पंजाब के किसानों के द्वारा जो मक्का है, जो गन्ना है, उसका वो विरोध कर रहे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है, एक भी कंप्लेंट नहीं है देश में। उनका ये अभियान सुओ मोटो अभियान है सर। और भ्रमक प्रचार। पंजाब कांग्रेस में उठापटक मची हुई, राजा वड़िंग कह रहे हैं कि वो इस्तीफा नहीं देंगे, हाईकमान चाहे तो हटा दे। ऐसा है कि अभी तक हाईकमान यही नहीं बता पाई कि एससी के साथ दुर्व्यवहार की बात उनके प्रदेश के खुद पूर्व मुख्यमंत्री कर चुके हैं। कांग्रेस पार्टी इस पर अपना स्पष्टीकरण नहीं दे पा रही। फिलहाल के लिए इतना ही। तजर्बा देखते रहे हम बोलते भारत।